नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मोहाली की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मचा बवाल, चंडीगढ़ से शिमला तक मचा हड़कंप। केजरीवाल ने भगवान कृष्ण से की पार्टी की तुलना, बोले भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे दानवों का वध कर रही है आम आदमी पार्टी। ईडी ने आबकारी नीति मामले में आप विधायक को भेजा समन, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उठाए कई सवाल। सपा के पैदल मार्च को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे अखिलेश यादव, सीएम योगी ने भी दी प्रतिक्रिया। और कांग्रेस ने दिखाई अपनी नई रणनीति, भारत जोड़ो यात्रा की लिस्ट में जोड़े अन्य और राज्य। अब खबरें विस्तार से। पंजाब के मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं के एमएमएस लीक का मामला सुर्खियां में बना हुआ है और इस मामले को लेकर देश में गुस्से का माहौल भी बना है। और इस एमएमएस कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लड़कियों के नहाते हुए कथित वीडियो को लेकर यूनिवर्सिटी में तनाव का माहौल पिछले 32 घंटों से बना हुआ है। मोहाली एमएमएस लीक मामले के बाद 6 दिन के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। यहां हम आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। कल रविवार का दिन था। सुबह सुबह अचानक से मीडिया में खबर आती है कि मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रात 2 छात्र छात्राएं हंगामा कर रहे हैं। यह हंगामा होता है एमएस कांड को लेकर, जिसका आरोप उसी यूनिवर्सिटी की एक छात्रा पर लगाया जाता है। आरोप लगता है कि इस छात्रा ने हॉस्टल में रह रही लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो को बनाया है। उसे अपने पहचान वाले एक लड़के के पास उन वीडियो को भेजा है। जिस लड़के को ये वीडियो भेजा है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला का रहने वाला है। फिर इस मामले की परतें खुलना शुरू होती हैं। आरोपी लड़की का एक वीडियो सामने आता है जिसमें हॉस्टल की वार्डन उस लड़की को डांटते फटकारते हुए भी नजर आ रही है। कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम इस तरह की आपत्तिजनक वीडियो को बनाकर कहीं अन्य भेज रही हो। तुमने ये वीडियो क्यों बनाए हैं, किसके कहने पर बनाए हैं, इसका जवाब दो। वहीं लड़की के इस तरह की वीडियो वायरल होने के बाद पूरी यूनिवर्सिटी में तनाव का माहौल बन जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ईश्वर की इच्छा से 2012 में अस्तित्व में आई और जैसा कि बाल स्वरूप में श्री कृष्ण ने किया था, उसी तरह पार्टी भी भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े दानवों का वध कर रही है। केजरीवाल ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित आम आदमी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा कि पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुई है और यह महज इत्तेफाक नहीं है। इससे ठीक 63 साल पहले उसी दिन संविधान सभा ने 1949 में संविधान को अपनाया था। उन्होंने कहा कि उस समय अन्य राजनीतिक दलों ने संविधान का अपमान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। केजरीवाल ने आगे कहा कि तब ईश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा और संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने के ठीक 63 वर्ष बाद 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई ताकि संविधान को बचाया जा सके। केजरीवाल के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का महिमा मंडन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आप वही पुराना नाटक कर रही है जो वह प्रत्येक चुनाव से पहले करती है। बीजेपी की यह टिप्पणी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा कहे जाने के कुछ घंटे के बाद आई है और बीजेपी गुजरात में हार के डर से आपको निशाना बनाती हुई दिख रही है। और ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आप नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी के लिए तैयार रहने के सुझाव पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने उन पर जबरदस्त हमला भी बोला है। दिल्ली में आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के आरोप के बीच आपके एमसीडी के चुनाव इंचार्ज दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए सम्मन किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक दुर्गेश पाठक ने शराब नीति से जुड़े मामले में पूछताछ की जाएगी। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के एक विधायक को सम्मन भेजा है। एक ट्वीट में आप नेता ने सवाल किया कि केंद्रीय एजेंसियों का निशाना शराब नीति है या दिल्ली नगर निगम के चुनाव। एक ट्वीट में आप नेता ने कहा कि आज ईडी ने आपके एमसीडी के चुनाव इंचार्ज दुर्गेश पाठक को सम्मन किया है। दिल्ली सरकार की शराब नीति से हमारे एमसीडी चुनाव इंचार्ज का क्या लेना देना, इनका टारगेट शराब नीति है या एमसीडी चुनाव। दुर्गेश पाठक आपकी दिल्ली इकाई के एमसीडी चुनाव के इंचार्ज हैं। वह हाल ही में राजेंद्र नगर सीट से विधायक भी चुने गए थे। बीते दिनों ईडी ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले में कई जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश,
पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों में 30 ठिकानों पर छापा मारा था। ईडी के सूत्रों के मुताबिक उनकी जांच तकरीबन 800 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग की है और ईडी सूत्रों के मुताबिक कुछ इवेंट कंपनियों का शेल कंपनियों की तरह इस्तेमाल किया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ है और इस सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला, जिसको लखनऊ पुलिस ने रोक दिया। पुलिस का आरोप है कि सपा ने मार्च के दौरान रूट फॉलो नहीं किया। वहीं पुलिस द्वारा रोके जाने पर अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। यूपी विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ। इससे पहले ही सपा ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च शुरू किया। मार्च के दौरान अखिलेश यादव के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता का हुजूम भी दिखाई दिया, जिसके कुछ देर बाद ही विधायकों समेत अखिलेश यादव को लखनऊ पुलिस ने रोक दिया। पुलिस द्वारा मार्च को रोके जाने के बाद सपा प्रमुख वहीं रोड पर बैठ गए। इस दौरान लखनऊ पुलिस ने कहा कि समाजवादी पार्टी जिसने पैदल मार्च के रूट का फॉलो नहीं किया है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा ने नियमों की अवहेलना की है। आंदोलन के लिए उन्हें नियमानुसार अनुमति मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी दल और नेता को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कोई भी बुराई नहीं है। हर व्यक्ति को अधिकार है। नियमानुसार उन्होंने कोई अनुमति मांगी होती तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी। ये जिम्मेदारी नेता और संगठन का दायित्व बनाता है कि वे अपने किसी भी आंदोलन के लिए नियम के अनुसार अनुमति मांगे। इसके साथ ही वे सुनिश्चित करें कि बिना लोगों को समस्या पहुंचाए अपने काम को पूरा करें। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी से यह उम्मीद करना कि वह किसी नियम या किसी शिष्टाचार का पालन करेंगी, यह महज एक इत्तेफाक ही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बीच कांग्रेस पार्टी ने एक और फैसला लिया है। भारत जोड़ो यात्रा को मिली चर्चा से उत्साहित कांग्रेस अब उन राज्यों में भी पदयात्रा की रणनीति बना रही है जो राहुल गांधी के रूट में नहीं पड़ते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 1 नवंबर से असम में 800 किलोमीटर और 31 अक्टूबर से उड़ीसा में 2300 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। असम में धुबरी से सादिया तक पदयात्रा निकाली जाएगी और उड़ीसा में कांग्रेस नेता पूरे राज्य की पैदल परिक्रमा करेंगे। कांग्रेस के मुताबिक अभी अन्य राज्यों में भी ऐसी पदयात्रा की योजना बन रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 11वें दिन यानी रविवार को कहा कि सद्भावना के बिना कोई प्रगति नहीं है, प्रगति के बिना कोई भी रोजगार नहीं है और बिना रोजगार के कोई भी भविष्य नहीं है। राहुल गांधी ने ये बातें वंदनम में पार्टी के 11वीं दिन की यात्रा की समाप्ति पर कही। यात्रा के समापन के दौरान राहुल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी देश को धार्मिक और भाषाई आधार पर विभाजित कर रही है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार में उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं को सुन रहे थे और तुरंत निपटारा भी कर रहे थे। बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायत लेकर एक अड़े मार्ग पहुंचे और इस दौरान सहरसा के एक बुजुर्ग की शिकायत को जब नीतीश कुमार ने सुना तो वो भी चौंक गए। बगल में खड़े अधिकारी को तुरंत विभाग को फोन लगाने के लिए कह दिया। दरअसल सहरसा से आए बुजुर्ग ने कहा कि वो रिटायर हो चुका है और अब तक उसको रिटायरमेंट नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार को उसने कई कागजात भी दिखाए। मामला परिवहन विभाग से जुड़ा था। बुजुर्ग ने कहा कि वह बीमारी से जूझ रहा है। जब विभाग में जाता है तो उसे फटकार लगाकर भगा दिया जाता है। सारी चीजों को देखने सुनने के बाद नीतीश कुमार ने अधिकारी से कहा कि परिवहन विभाग को लगाओ तो फोन। परिवहन विभाग के अधिकारी से बात करते हुए नीतीश कुमार ने बुजुर्ग की सारी बात बताई। कहा कि सहरसा से एक व्यक्ति आए हैं, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में काम कर रहे थे, रिटायर कर हो गए हैं, कोर्ट का भी आदेश हो गया है, इनको रिटायरमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, इसको देख लीजिए। वहीं बिहार के मधेपुरा से आए शख्स ने नीतीश कुमार से अपने टोले में सड़क का निर्माण नहीं होने की शिकायत लेकर बात की। उसने कहा कि उसके टोले में सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को फोन कर कहा कि देखिए कि इसमें क्या दिक्कत हो रही है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। इस दौरान दुनिया भर के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रतिनिधि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने लंदन पहुंचते। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम दर्शन करने के लिए रविवार को ही लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। यह भीड़ आज और बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके अंतिम दर्शन के लिए 8 किलोमीटर से लंबी लाइन लगी हुई है और इसमें प्रति घंटा लगभग 4000 लोग रानी के आखिरी दर्शन कर रहे हैं। महारानी का पार्थिव शरीर अभी पार्लियामेंट के वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा हुआ है। आज उनके पार्थिव शरीर को यहां से हटाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। तय समय के मुताबिक उन्हें सुपुर्द ए खाक कर दिया जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि आपको उनके अंतिम संस्कार से जुड़ा पूरा कार्यक्रम वेस्टमिंस्टर एवे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सुबह होने वाले राजकीय अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए जो है जगह निर्धारित की गई है, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इंग्लैंड के लीस्टर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया कप के 28 अगस्त के मुकाबले के बाद से दोनों समुदाय के बीच तनाव और संघर्ष बना हुआ है। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था और इसके बाद इलाके में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया गया। यूके आधारित मीडिया प्रकाशन के मुताबिक इन घटनाओं के बाद मेल्टन रोड बेलग्रेव में संघर्ष छिड़ गया है, जिसके चलते अब तक 27 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। बीते शनिवार रविवार को भी हिंसा की वारदातें सामने आई। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्वीट के जरिए बताया कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक शख्स को हिंसा करवाने की साजिश के शक में और दूसरे को धारदार हथियार रखने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पुलिस हिरासत में रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो और रिपोर्ट प्रसारित हो रहे हैं जिनमें पाकिस्तान आधारित गैंग ब्रिटेन के लीस्टर में तोड़फोड़ करती और हिंदुओं को आतंकित करते हुए देखी जा रही है। शहर के पूर्वी हिस्से में हिंसा को अंजाम दिया गया। मानवाधिकार कार्यकर्ता रश्मि सावंत ने ट्वीट किया कि गैंग दंगा कर रही है और हिंदुओं पर हमले तेज कर दिए गए हैं। निर्दोष हिंदुओं को उनकी ही जमीन पर आतंकित किया जा रहा है। साल 2024 में देश का लोकसभा चुनाव होने वाला है और इस दौरान चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी कमर भी कस ली है। वहीं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट फूलपुर को लेकर गहमा गहमी काफी बनी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि फूलपुर के लोगों की भावना होगी कि सीएम नीतीश कुमार यहां से चुनाव लड़े। इस बात को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का नीतीश के यूपी चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि पहले यह एक बार बिहार विधानसभा जो है जीत कर दिखाएं तो भारत सरकार इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देगी। जो आदमी 17 साल में एक भी चुनाव नहीं जीत पाया, नहीं लड़ पाया, तो वही यूपी की बात कर रहा है। यूपी औंधे मुंह गिरेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के जैसी ही बात होगी। नीतीश कुमार वो भी दिन में याद रखें जिसमें उन्हें कई बार मुंह की खानी पड़ी थी।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि समग्र डाटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन के बाद निर्णय लेने के लिए राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित किया जाएगा। फडणवीस ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज नीति आयोग के मुख्य कार्य अधिकारी और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की है। यह प्रस्ताव दिया गया है कि समग्र डाटा विश्लेषक और विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन के बाद निर्णय लेने के लिए राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिंदे ने इस सुझाव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी भी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और नीति आयोग के अधिकारियों के बीच बैठक के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें संपत्तियों का मुद्रीकरण, कृषि में तकनीकी वैकल्पिक ईंधन या ईवी नीति के लिए परिवहन, गैर पारंपरिक ऊर्जा और स्वास्थ्य देखभाल आदि शामिल थे। फडणवीस ने आगे कहा कि नीति आयोग ने भी इसी तरह के मुद्दों पर एक व्यापक अध्ययन किया है और एक उदाहरण विकसित किया है जहां बेहतर निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए विभिन्न विभागों के डाटा का व्यापक विश्लेषण भी किया जाता है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने खरी खरी सुनाई है। पूछे गए सवाल के जवाब में आज उन्होंने मीडिया से कहा कि आप क्या समझ रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई है? अभी तो पूछ रहे थे कि कई लोग बीजेपी में जाना चाह रहे हैं। मैंने तो कहा है कि बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है वो जा सकता है, हम किसी को रोकना नहीं चाहते हैं। पत्रकारों ने कमलनाथ से देश के विभिन्न भागों में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं पर सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं, विचार बीजेपी से उनके मिलते हैं, तो मैं उनको अपनी मोटर मतलब की कार दूंगा, जाइए मेरी कार में जाइए। कमलनाथ ने कहा कि मैं किसी की खुशामद में विश्वास नहीं करता हूं। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं वे पार्टी के प्रति निष्ठा से काम कर रहे हैं और पार्टी की ओर से उन पर कोई भी दबाव नहीं है। मालूम हो कि 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। छत्तीसगढ़ में चुनावी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। नेताओं का दल बदल शुरू हो चुका है और सबसे पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी सांसद संतोष पांडे के चचेरे भाई विजय पांडे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। विजय पांडे कवर्धा जिला व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे। विजय पांडे से कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होने की गतिविधि को लेकर पार्टी नाराज चल रही थी। राजधानी रायपुर में स्थित कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के निवास में विजय पांडे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। विजय पांडे को मोहम्मद अकबर ने पार्टी का गमछा पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस दौरान विजय पांडे ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों व सभी को साथ लेकर चलने की कांग्रेस की नीति से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने से मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी के सिपाही के रूप में छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए कार्य करने का प्रयास करूंगा। विजय पांडे को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के लिए मंत्री मोहम्मद अकबर ने मीडिया से कहा कि जो भी आना चाहता है सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले के गुंदरदेही विधानसभा के ग्राम बेलौदी से भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां उन्होंने गांव के शीतलता मंदिर में पूजा अर्चना कर भेंट मुलाकात स्थल पहुंचे, जहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना की। उनके साथ
बालोद जिला के प्रभारी मंत्री उमेश नंद कुमार पटेल, स्थानीय विधायक कुंवर सिंह निषाद और संगीता सिन्हा सहित आईएएस अंकित आनंद, आईजी बद्री नारायण मीना, कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, एसपी जितेंद्र कुमार यादव भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बालोद दौरे के दौरान बालोद जिले वासियों के लिए कई सौगातें भी दी, जैसे कि बेलौदी से सतमरा मार्ग सुधार, सिंचाई कार्य गहरीकरण और माइनर निर्माण, गुंदरदेही से सब डिवीजन पुलिस का पद करने हेतु, हल्दी में नवीन पुलिस चौकी, नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और हल्दी के विधायक को शासकीय विद्यालय बनाया जाएगा। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार अभियान चला रही है और इसी कड़ी में दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना घाट का सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान में गैर सरकारी संगठनों, छात्रों, वॉलेंटियर्स और बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। उन्होंने घाट से कचरा, गंदगी, प्लास्टिक और कूड़े को हटाया। 4 गैर सरकारी संगठनों, रूरल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, हरियाली सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, सोशल नेटवर्क इंडिया और गंगा देवी शैक्षिक सोसाइटी ने घाट की सफाई की। यमुना नदी को मूल स्वरूप में वापस लाने और घाटों को साफ करने का संकल्प भी लिया गया। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और अभियान में शामिल अन्य लोगों ने जागरूक अभियान भी चलाया। उन्होंने लोगों से घाट के महत्व, प्रदूषण की रोकथाम और यमुना के सफाई में भागीदारी पर बातचीत भी की है। घाट के आसपास रहने वाले लोगों को बताया गया है कि यमुना नदी को स्वच्छ बनाने में सभी का सहयोग आवश्यक है। अधिकारियों ने बताया कि हर महीने के चौथे वीकेंड पर अभियान चलाया जाता है ताकि आम जनता भी हिस्सा ले सके। सफाई अभियान पूरा होने के बाद ठोकर 18 घाट पर अंतर साफ दिखाई दिया। पहले घाट के किनारे काफी गंदगी रहती थी। सफाई अभियान के बाद घाट पूरी तरीके से साफ सुथरा हो गया। स्थानीय लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड की मुहिम में भाग लेने वाले सभी लोगों, खासकर युवाओं की काफी प्रशंसा भी की। राजस्थान में गौवंश को लंपी वायरस से बचाने के लिए जहां एक और पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है और औषधियां दी जा रही हैं, वहीं उनके बचाव की प्रार्थना करने के लिए यज्ञ पूजन भी किया जा रहा है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय पर पिछले मंगलवार को पूजा और हवन का आयोजन किया गया था, जिसमें महापौर मुनेश गुर्जर सहित कई पार्षद भी मौजूद रहे। इस दौरान महापौर मुनेश गुर्जर ने घोषणा की कि जब तक यह संक्रमण कम नहीं होता है, वे नंगे पांव ही रहेंगी। पशुपालन विभाग के प्रवक्ता के अनुसार लंपी संक्रमण से राजस्थान में अब तक 59,027 पशुओं की मौत हो चुकी है और 13,02,907 पशु इस संक्रमण से प्रभावित है। राज्य में इस संक्रमण के बचाव के लिए 1,08,967 पशुओं का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। साथ ही प्रदेश भर में पशुओं को लगातार टीकाकरण किया जा रहा है ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर भानपुर कला स्थित ओम त्रिशक्ति आश्रम में 8 दिवसीय गौ पुष्टि महायज्ञ आयोजन किया जा रहा है। महंत नरेंद्र दास ने बताया कि 15 सितंबर से शुरू हुए महायज्ञ का समापन 22 सितंबर को किया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।